मेरी 5 मालकिन थी। कोई मुझसे मसाज करवाती थी तो कोई कपड़े धुलवाती थी। मालिक जब यह देखते तो मेरे कंधे पर थपकी देकर शाबाशी देते और मैं भी काम में जुट जाता। लेकिन एक रात मालिक जरूरी काम से शहर से बाहर चले गए तो उस रात पांचों मालकिन को जब मैंने बारी बारी। मेरा नाम मोहन है। मैं एक बड़े से बंगले में काम करता था। वहाँ मैं हर तरह का काम करता था, जैसे खाना बनाने से लेकर साफ सफाई और पांचों मालकिन की जी हुजूरी। उस बंगले में मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा था। सुबह होते ही पांचों मालकिन ऑर्डर देने लग जाती थी। मोहन, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ, भूख लग रही है। मालकिन नंबर 2 ने आवाज़ दी थी। मैं इस वक्त मालकिन नंबर 1 के लिए ग्रीन टी बना रहा था और मेरा मालिक एक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 5 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी थी, जिनकी सेवा करने के लिए मुझे इस बंगले में रखा गया था। मेरे मालिक बहुत अमीर इंसान थे, लेकिन वह शादी नहीं करते थे। इस बंगले के पांचों कमरे में अलग अलग कम उम्र लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। इस वक्त घर के अंदर बस मैं ही एक नौकर था और मैं इस बंगले के बारे में सुन रखा था कि यहाँ की सारी लड़कियां बेहद चालाक है। ये नौकर को भी टिकने नहीं देती है। जो भी नौकर आता था वह उसे इस कदर परेशान करती थी कि वह 2-4 दिन में ही भाग जाता था। लेकिन मैं मजबूर था। घर में 4 जवान बहनें थी और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नौकरी हर सूरत पर करनी है, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और लड़के वाले को दहेज चाहिए था। इसलिए जब मुझे इस बंगले से नौकरी की ऑफर आई और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, तो मैंने फौरन से हामी भर ली। लेकिन जैसे ही मैंने सारी बातें करके बंगले से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी नजर आया जो इसी बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर वह कहने लगा कि तुम इस बंगले में काम करने आए हो? तो मैंने कहा जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, ऊपर वाले की पनाह इस घर में मालकिनों से। मुझे ही देखो, बस 10 दिन इस बंगले में काम किया हूँ और अब अपनी तनख्वाह लेने जा रहा हूँ। यहाँ लड़कियाँ नहीं, ये आफत की पुरिया है, पुरिया। यह सुनकर मैं पहले तो कुछ डर का शिकार हुआ था, लेकिन फिर माँ की बात दिमाग में आई तो इस शख्स की बात पर मैंने कान नहीं जमाए। अगले ही दिन मैं पहली बार काम पर आया तो उन पांचों कम उम्र की हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि उनमें से कौन सी ज़्यादा हसीन है, लेकिन यह सब की सब बहुत ही हसीन और कमाल की थी। मैं उन दिनों जवानी के इस दौर पर था कि अपने अंदर की बेचैनी ज़्यादा ही महसूस होती थी। कुछ में खुश मिजाज भी था और देखने में मैं नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें भी करनी आती थी, इसलिए अपनी पांचों मालकिनों को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। चंद दिनों में ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि तमाम लड़कियां आपस में बिल्कुल एकता करके रहती है और नौकरों की छुट्टी करवा देती है। अभी तो मेरी सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सब की बदतमीजी को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वह मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता। तभी मैं वहाँ पर टिककर काम कर सकता था, वरना यह सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम किया करता था, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाल दी थी। वह पांचों सुबह नाश्ते पर ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को पास्ता खाना था तो दूसरे को सैंडविच और तीसरे को पोहा। इस तरह पांचों की अलग अलग फरमाइश थी। मैं तो सुनकर ही चौंक कर रह गया था, लेकिन यह था कि मैं काम में बहुत ही तेज था। मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ते बनाए। मेरे तेज काम करने पर उन पांचों के मुंह हैरत से खुला का खुला ही रह गया था। मैंने जल्दी से उनका नाश्ता टेबल पर लगा दिया और कहा कि और कुछ चाहिए तो बता देना। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे ऑर्डर जारी हुए थे। सभी कहने लगी, हमारे कमरे की सफाई अच्छी तरह से करना, और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग खाने की फरमाइश थी। मैं काम बहुत तेजी से करता था, फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से मैंने लोगों के घरों में नौकरी की थी,
दोपहर के खाने में भी जब सबने अपनी पसंद की चीज़ देखी थी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैंने शिकायत का कोई मौका ही नहीं छोड़ा था। उनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो, मेरे कमरे में जाओ, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं उसके कमरे में चला गया और कपड़े प्रेस करने लगा। साथ साथ उसके हुस्न का अंदाज भी बढ़ता गया। मैंने कहा, आपसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, आप बहुत ही अच्छी हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से मैं जिस मालकिन के कमरे में जाता था उसकी तारीफ़ें शुरू कर देता था और वह खुश हो जाती। जब मेरे मालिक ने देखा कि उसकी सभी बीवियां मुझसे राजी रहने लगी है तो मेरा कंधा थपथपाते हुए मुझे शाबाशी देने लगता और कहता था कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझसे कहा था कि मैं उनके पीछे भी उन लड़कियों को राजी ही रखूं। अब मैं यह करता कि जब भी मैं किसी मालकिन के काम से उसके कमरे में जाता था तो उसके कान दूसरे मालकिन के खिलाफ भरने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ चौथे नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिलकर रह गया था। वह मुझसे कहने लगी कि मोहन, मेरे सर का मसाज कर दो। यह सुनकर तो मैं कुछ हैरत का शिकार हुआ था कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। वह कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी जिंदगी में यह तूफान आएगा। मैं तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने जब अपने रेशम सी मुलायम लंबे काले घने बालों का जूरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह बिल्कुल ही खामोश थी। मैंने पहले तो खुद को झटका, फिर खुद को याद करवाया कि मैं एक मामूली सा नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। अब मैंने मालकिन के सर की मालिश करनी शुरू कर दी, साथ ही बातें करनी शुरू कर दी, जो कि हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सभी लड़कियों को राजी रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन, सच कहूँ तो पांचों मालकिनों में आपकी बात ही कुछ और है। क्या लंबे घने रेशम सी मुलायम आपके बाल हैं और आपकी आंखें तो और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह पांचों की पांचों मालकिन अपनी खूबसूरती में एक मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे उनमें फूट डलवानी थी। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसका लहजा तो बहुत ही नरम था। मैं समझ गया था कि वह मेरी तारीफ से पिघल गई है। मैंने कहा, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकाना ही भूल गया था। सर की मालिश के साथ साथ मैं उसके दिल में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेकार है। तुम्हें क्या मालूम है कि मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ का सबक बन चुका है। उसका लहजा बेहद उदास और भींगा हुआ था। मैंने कुछ हद तक डरते डरते उससे एक सवाल किया था। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको यह सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर कैसे आई? यह एक ऐसा सवाल था जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन उस लड़की की नम आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैंने बेझिझक पूछ लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी और वह कहने लगी कि बुरी किस्मत बताकर नहीं आती है। ये कहकर उसने एक ठंडी आहें भरी थी। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने बालों से पीछे झटक दिया और कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा कि वह दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धक्का सा लगा था। आज रात मालिक को इसी के कमरे में आने की बारी थी। वह सुबह से ही बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो पांचों लड़कियों में बस एक वही 5वें नंबर की मालकिन तैयार थी, लेकिन वह चुप चुप और खामोश थी, जबकि सुबह तक तो वो बहुत ही चहक रही थी। अगली सुबह जब मैं किचन में गया तो वहाँ ये 5वें नंबर की मालकिन रो रही थी। मुझे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और ये सब देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी रंगत उसके चेहरे को देखकर फीकी सी पड़ गई थी। वह मुझे अपने रूबरू देखकर फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। मैं तो यूं था कि जैसे पत्थर का हो चुका था। उसका चेहरा उसके साथ किए गए सारे जुल्म की कहानी चीख चीख कर बता रहा था, जैसे जलती सिगरेट उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल यूं था कि सीने में धड़कन ही भूल गया था। वह मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसा आदमी भी हो सकता है। मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई थी। मैं पहले यह इरादा किए हुए था
कि इन सब मालकिन के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत की जज्बात पैदा करूँगा और जब वह एक दूसरे से लड़ेगी तो मैं तमाशा देखूँगा। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल चुका था। वह लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने यह नोट करना शुरू कर दिया कि मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता तो सुबह में लड़कियां सिसकियों से रो रही होती थी। एक बार मैं किचन में काम कर रहा था कि तभी मुझे बाहर से लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई। मालिक न जाने किस बात पर उस लड़की पर भड़क रहा था जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। खुद ब खुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठने लगे। हालांकि मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम हमारे घर के मामले को ना देखोगे, ना ही सुनोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उस 5वें नंबर वाली मालकिन से झगड़ा कर रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा बेकार हो गया। तुम्हारी वजह से लड़कियों में भी बगावत पैदा हो रही है। वह मेरे सामने जुबान चलाने लगी है। जब तक तुम नहीं थे उन 4 लड़कियों की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाए। लेकिन वह मालिक से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था उसे देखकर लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर गुजरेगी। उस लड़की की आंखों के गुस्से को देखकर मैं तो डर ही गया था। मालिक कहने लगा, अपनी नज़र नीचे करो वरना तुम्हारा वह हाल करूँगा कि नज़र उठाने के भी काबिल नहीं रहोगी। लेकिन वह बिल्कुल निडर होकर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी नज़र झुकाई तो मालिक ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर जाने लगा और कहने लगा, आज तेरा वो हाल करूँगा कि सुबह तक अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाओगी। यह सुनते ही सारी लड़कियां मालिक के पाँव में गिर गई और कहने लगी, इसे कुछ मत कहना। आपको जो कुछ कहना है हमें कह दो। इसे माफ़ कर दो। हम आज से आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे। यह सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा तो दिल दहल कर रह गया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझे और भी राज पता चलने लगा। अगली सुबह मैं बगीचे की तरफ निकला ही था कि पौधे में पानी दे सकूं तो वह 5वें नंबर की मालकिन बगीचे में बैठी रो रही थी और दूसरे नंबर की मालकिन से बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि ऊपर वाले मेरी यह सजा खत्म कर दे। मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वह कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकली थी। यह तुम तो जानती हो ना। अपने माँ बाप को बचाना चाहती थी इसलिए इस आदमी से मदद मांग बैठी। लेकिन जो कुछ इसने मेरे माँ बाप के इलाज के बदले में मांगा था वह एक गुनाह की जिंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। कोई भी मर्द कभी भी बिना किसी मकसद का औरत का एहसान नहीं करता है। इसकी मदद बिना किसी वजह नहीं करता है। जो हर्जाना वह उससे मांगता है वह उसकी इज्जत होती है। जिस माँ बाप के खातिर मैंने इस आदमी के हाथ खुद को बेच दिया था वह माँ बाप भी मर गए, बीमारी से नहीं, मेरी बर्बादी का सुनकर मर गए। लेकिन मैं इस चीज़ की सज़ा अब तक भुगत रही हूँ। वह लड़की सिसकियों के साथ रोते हुए कह रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। मैं समझ गया था कि यह मजबूरी के तहत इस जालिम मालिक के यहाँ चढ़ी है। बाकी 4 लड़कियां भी ऐसे ही इसी मजबूरी के तहत यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों पर मारपीट करता रहता था और कहता था कि तुम लोग मेरी गुलाम हो। मैं चाहूँ तुम लोगों के साथ कुछ भी करूँ, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी। मैंने जब छुट्टी मांगी तो वह कहने लगा, बस 1 दिन से ज़्यादा की तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे नौकर हो जिसे यह लड़कियां बर्दाश्त कर लेती है। मैं बस अपनी बहन की शादी के दिन छुट्टी ली थी। जैसे ही बहन विदा हो गई अगली सुबह मैं नौकरी पर चला गया। हालांकि मेरी माँ मुझसे कहती रही कि 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा, नौकरी का सवाल है, अगर मैंने ज़्यादा दिन की छुट्टी ली तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। फिर आप क्या करोगी? मैं एक गरीब फैमिली से था इसलिए उन लड़कियों की मजबूरी को मैं अच्छी तरह से समझ सकता था। पैसा ना होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं जब बंगले पर पहुंचा तो मालिक मुझसे कहने लगा कि अभी तुरंत वह दूसरे शहर किसी काम से जा रहा है और वह 2 दिन बाद ही वापस लौटेगा।
मैंने कहा ठीक है। थोड़ी ही देर बाद वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, लड़कियों की कीमत लाखों में लूँगा, बस 2 दिन बाद मैं शहर वापस आऊँगा तो उन्हें सऊदी अरब भेजने की तैयारी भी कर लूँगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी यह हर चीज़ की आदी हो चुकी है। यह कहते हुए वह अपना बैग लेकर अपनी कार में बैठकर निकल गया। मैं तो यूं था, मेरे कानों में सीटियां बजनी शुरू होने लगी। अब तक वह आदमी लड़कियों के साथ खुद जुल्म कर रहा था और अब उन्हें सऊदी अरब भेजना चाहता है। मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी से मालकिनों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। वह सभी कमरे से बाहर आ गई। मालिक के इरादे से मैंने उन्हें आगाह किया। मेरी बात सुनकर वह पांचों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने उन सभी लड़कियों को एक प्लान बताया और वह प्लान यह था कि वॉचमैन मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने उसके आज रात के खाने में नींद की दवा डाल दी। खाना खाते ही वह गहरी नींद में सो गया तो मैं पांचों लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया। लेकिन वह सभी परेशान थी और मुझसे कहने लगी कि वह कहाँ जाएगी। उनके घरवाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने उन सभी लड़कियों को मेरे घर पर छोड़ दिया, फिर वापस बंगले पर आ गया और यहाँ आते ही मैंने यह शोर मचा दिया कि उन पांचों लड़कियों ने मेरे और वॉचमैन के खाने में नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह से मैंने रोना धोना मचाया था कि मुझ पर किसी को भी शक नहीं हुआ, यह सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में मालिक की गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब मुझे यह खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था। मैं सारी लड़कियों को वापस बंगले पर ले आया था और आज इस बंगले में वह पांचों लड़कियां आज़ाद तौर पर सुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी है। और मैं यह सब सोचकर बहुत खुश हूँ कि मैंने 5 बेगुनाहों की जान बचाई है।